तबीयत उनकी माशाल्लाह बेहतर है, बल्कि मुकम्मल तौर पर वो सेहतियाब हो चुके हुए हैं। और बस ये जो मौजूदा हालात हैं उनके ऊपर तबादला ख्याल जो है वो तकरीबन रोज़ाना हो रहा है, और प्रोसेस जो है वो जो मीडिया पे इस वक्त चल रहा है वो उसकी तस्दीक कर लें। जी सर। समरी अभी तक जो है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट नहीं आई, और ख्याल है अगले एक दो रोज में जो ना, मैंने परसों भी कहा था मीडिया को कि ये प्रोसेस जो है मंडे को स्टार्ट है। जी सर। तो प्रोसेस जो है आप समझ लें कि एक किस्म का स्टार्ट हो चुका हुआ है, और ये हमें कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। मीडिया को लगता है बड़ी जल्दी लग गई है इस सिलसिले में। सर खबर बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, खबर बड़ी है। और सर डोजियर का कब तक आएंगे? डोजियर यार आपको पहले थोड़ा समझ लें जी कि समरी जब आएगी वहां से तो उसके साथ ही डोजियर आएंगे। इस वक्त इम्कान कब तक है सर? मेरा ख्याल है कि आज क्या 21 है, 21 है ना, मेरा ख्याल है कल तक या मैक्सिमम 25। और कब तक कंप्लीट होगा सर? 25 तक। 25। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि इस्लामाबाद में खबरों का बाजार गर्म है। जहां एक तरफ खबरों का बाजार गर्म है, वहां दूसरे तरफ अफवाहों का, तो जैसे सुनामी आया हुआ है या कोई तूफान आया हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे इस्लामाबाद इस वक्त पता नहीं क्या से क्या बन गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप सबको मुबारक हो कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का जो प्रोसीजर है या जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, और समरी वजीर आजम हाउस पहुंच चुकी है। तो नाज़रीन, इस हवाले से वजीर आजम की सदारत में होने वाले इजलास में कौन से उमूर पर डिस्कस किया गया और फाइनल क्या किया गया, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि इमरान खान ने किसके कहने पर ऐसे हालात पैदा करने की इस वक्त भी वो कोशिश कर रहे हैं कि ताकि मुल्क में मार्शल लॉ का निफाज हो सके, और वो कौन है जिसके असासे 12.7 अरब रुपए पिछले 6 सालों में बने हैं। नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे कि आखिर रिटायर्ड जो फौजी अफसरान हैं, जो ज़्यादातर बैरून मुल्क मुकीम है और जो कुछ का यहाँ पाकिस्तान में मुकीम है, वो जो आर्मी के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने फौज में किस तरह की तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और की जा रही है। और इस वक्त अभी तक भी ये प्रोसेस, अपना जो अमल है, ये जारी है, और इसको 26 तारीख से मुंसलिक किया जा रहा है। तो नाज़रीन, आखिर ये मामला क्या है, और आखिर फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश क्यों की जा रही है, और किस शख्स को नवाजने के लिए सब कुछ हो रहा है, इस पर जरा हम तफसील से बात करेंगे। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने इब्तिदा में कहा कि इस वक्त इस्लामाबाद का जो खबरों का बाजार है वो गर्म है, और वहां पर एक ऐसा सियासी माहौल बन गया है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती नहीं हो रही, बल्कि सदर और वजीर आजम का कोई इंतखाब हो रहा है, या फिर जो है वो कौमी असेंबली में कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया है, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे कोई तोड़ जोड़ चल रही है। हैरत हो रही है कि एक ऑफिसर की अपॉइंटमेंट पे इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया गया है, और मुल्क में हैजान की सी कैफियत पैदा कर दी गई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आते हैं, बनते हैं, चले जाते हैं, एक्सटेंशन लेते हैं, चले जाते हैं। एक ऑफिसर है, ही इज जस्ट अ ऑफिसर, तो उसको उसके हवाले से इतनी अफवाहें कि सदर समरी रोक देंगे, और सदर आर्टिकल 48 के तहत समरी को 15 दिन तक या 25 दिन तक रोकने का अख्तियार रखते हैं, और इमरान खान ने सदर को हिदायत जारी कर दी हैं, और सदर ने इमरान खान को अपना क्या जवाब दे दिया है। और अब जिस तरह आपने पिछले दिनों सुना होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने सदर को एक सख्त पैगाम भेजा कि अगर आपने समरी को रोकने की कोशिश की तो फिर आपको नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह इसहाक डार ने जाके सदर मुमलकत से बात की, तो बहरहाल ये जो भी चीजें इस तरह चल रही हैं, यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से माहौल थोड़ा सा जो है ना, मतलब सियासी माहौल वो बहुत ज्यादा जो है उसमें शकूक व शुबात पाए जाते हैं। तो बहरहाल कौम को मुबारक हो कि आखिर बिलाखिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से जो प्रोसेस था वो शुरू हो चुका, और ये फैक्ट तो ये है कि प्रोसेस जुमे से ही शुरू हो चुका था, और जुमे के रोज, यानी अभी जो गुजरा है जुमे के रोज ही समरी वजीर आजम हाउस पहुंच चुकी थी, और उस पर जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ भी मुशावरत हो चुकी। ताहम आज वजीर आजम की सदारत में एक अहम इजलास हुआ, जिसमें अपना वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ,
वज़ीर दाखिला अपना राना सनाउल्लाह और वज़ीर कानून अयाज सादिक जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली में रहे, उन्होंने भी शिरकत की और इसको हम हतमी जो है वो शक्ल दी गई और जो जिस नाम को मंजूर करना है उसकी हतमी मंजूरी ज़ाहिर है उसके बाद दी गई है। और उसमें मतलब मुख्तलिफ और नाम भी थे, तहम उनमें से 2 नाम फाइनल कर लिए गए हैं। यानी जो मोस्ट सीनियर होगा वो नंबर 1 होगा और जो उसके बाद दूसरे नंबर पर है वो दूसरे नंबर पे होगा, यानी एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होगा। तो नाज़रीन ये चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। अब सदर को मुमकिन है कि आज शाम समरी अरसाल कर दी जाए या फिर कल सुबह कर दी जाए और कल की कल ही वहाँ से वापस मंगवा ली जाए। लेकिन इस वक्त आप एक स्क्रीन शॉट देख रहे हैं, स्क्रीन पे एक चीज़ देख रहे हैं जिसमें एक आर्टिकल 48 है। अब इस आर्टिकल 48 के तहत सदर को इख्तियार हासिल है कि कोई भी समरी वज़ीर आज़म हाउस से मौसूल हो तो वो पहले 15 दिनों तक उसको रख सकते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी रिकमेंडेशंस लिख के और वापस वज़ीर आज़म हाउस भेजते हैं। फिर वहाँ से काबीना की मंजूरी होती है और काबीना की मंजूरी के बाद फिर वापस वज़ीर आज़म सदर के पास वो फाइल पहुँचती है, जहाँ मजीद वो 10 दिन उसको रखने का अख्तियार रखते हैं। उसके बावजूद भी अगर वो उसकी अप्रूवल नहीं देते तो फिर उसको अप्रूव्ड समझा जाता है। तो ये एक आइन में या जो कवानीन है उनमें एक गुंजाइश मौजूद है कि सदर एक समरी जो भी समरी जाए उसको 25 रोज तक 2 मराहल में रोकने का अख्तियार रखते हैं। तो बहरहाल इस मामले पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और अब भी ना हो, तो इसलिए जो है वो सदर मुमलकत से पहले ही जो है वो मामला तय कर लिए गए हैं और उनको समझा दिया गया है। नाज़रीन इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो है वो 16 नवंबर को पिछले 16 नवंबर को हुकूमत और पीटीआई के दरमियान एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में जो है वो ये चीज़ें तय की गई थी कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से पीटीआई को कोई एतराज़ नहीं होगा और इमरान खान को पिंडी में जलसा करने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन मतलब कंडीशनल होगी कि उसमें असला तशद्दुद इस तरह की कोई चीज़ ना हो और पीटीआई असेंबली में वापस आ जाए तो फिर मज़ीद निगरान सेटअप और जो है वो अपना आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से उनसे बात हो सकती है। और वहाँ पर यह भी तय हुआ कि जो हुकूमत है वो इमरान खान की नाअहली के हवाले से कोई किरदार अदा नहीं करेगी, ताहम अगर अदलिया खुद से यानी केस देखकर या फैसला देखकर या जो भी हक़ाइक़ है देखकर अगर अदलिया अपने तौर पर फैसला सुना दे तो वो उनका अपना मसला है, ताहम इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होगा। तो नाज़रीन इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो है वो पहले एक और छोटी सी खबर मैं बता दूं कि एक इस वक्त जो है वो एक गूंज रही है पाकिस्तान में और सोशल मीडिया पे बड़े पैमाने पर कि एक जो है वो फौज के अहम अफसर है उसके असासों में 12.7 अरब रुपए का इजाफा हुआ है पिछले 6 साल में। यानी ये उनके असासे मुल्की और गैर मुल्की असासों को मिलाएं और उनके जो रिश्तेदार जो उनकी मिसेज उनकी बेटी और जो हत्ता कि इसके हवाले से तरदीद भी आ चुकी है, ताहम इस मामले को बहुत ज़्यादा हवा दी जा रही है और हवा दिए जाने की कोशिश की जा रही है और इस मामले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन इसके अलावा जिस तरह मैंने कहा कि इस वक्त फ़ौज के अंदर तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है और मुल्क में मार्शल लॉ के नफाज के लिए मतलब ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है जिसकी जिम्मेदारी किसी हद तक इमरान खान को दे दी गई है और इमरान खान इस सवाल मतलब ये जो चीज़ें हैं ये इनको मुंसलिक किया जा रहा है 26 तारीख से, यानी 26 को अगर जो है वो हालात कुछ ऐसे रहे तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो नाज़रीन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताता चलूँ कि एक बहुत बड़ा जरीदा है, उन्होंने 11 अक्टूबर 2022 को एक रिपोर्ट शाया की थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि उस वक्त जो है वो जो अपना मेजर जनरल से उनको प्रोमोशन दिया गया था, तहम उन में से जो है वो 4 मेजर जनरल्स ऐसे थे जिनको सुपरसीड कर दिया गया था। तो नाज़रीन उनमें मेजर जनरल अपना ताहिर हमीद शाह, मेजर जनरल इरफान अहमद मलिक, मेजर जनरल रज़ा अली खान और मेजर जनरल डॉक्टर सैयद नजीब अहमद शामिल थे। तो नाज़रीन इनकी जो ज़्यादातर पोस्टिंग्स रहीं वो ISI में रहीं और इन्होंने इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने पॉलिटिकल जो है वो सियासी अमूर में मुदाखलत करने की कोशिश की है। ताहम इसमें एक अहम तरीन शख्स है जिस यानी मेजर जनरल इरफान अहमद मलिक वो शख्स है या वो ऑफिसर है जिसने जो है वो माजी करीब में
جو سیاسی جوڑ توڑ میں انتہائی سرگرم رہے، پیش رہے اور سیاسی انجینئرنگ کرتے رہے اور سیاستدانوں کے ساتھ ان کے جو روابط رہے اور ان کو اپنے طریقے سے چلانے کی بھی کوشش کرتے رہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، یہ وہی شخص ہے جنہوں نے مریم نواز کو سمیش کرنے کی دھمکی دی تھی۔ تو ان چاروں میں سے جو ہے وہ جو ایک شخص ہے اس کا کریکٹر یہ ہے، باقی کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک ان کا اپنا گروپ ہے، واٹس ایپ گروپ اکراس بارڈر۔ تو اکراس بارڈر میں جو مختلف میسیجز چلے ہیں، یعنی یہ جو واٹس ایپ گروپ ہے یہ ریٹائرڈ اعلیٰ فوجی افسران پر مشتمل ہے اور یہ نیشنل اور انٹرنیشنل جہاں بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں وہاں رہتے ہیں۔ تاہم ان لوگوں نے انتہائی، میں آپ کو بڑی خبر بتا رہا ہوں، ایک خبر تو 11 اکتوبر 2022 کو شائع ہوئی اور دوسری خبر 26 مارچ 2022 کو شائع ہوئی۔ تو ناظرین، 26 مارچ 2022 یہ وہ تاریخ ہے جب جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تعینات کر دیا گیا تھا۔ تو اسی دوران جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں وہ، اور جو فوج کے اندر، یعنی فوج کے اندر جو ایسے افسران جو لابنگ جنہوں نے شروع کی اور اس لابنگ کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بلکہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا جائے اور آئین کو سسپینڈ کیا جائے، اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا جائے، اور اس حوالے سے بھرپور لابنگ کی گئی۔ ناظرین، میں نے اس حوالے سے بہت ریسرچ کی اور ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ کہیں کسی فورم سے تو اس خبر کی تردید آئے کہ کیوں آخر فوج میں اس طرح تقسیم ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور فوج میں اس طرح تقسیم ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ جوانوں کو، افسران کو، سب کو میسیجز بھیجے گئے اور ان کو باقاعدہ جو ہے وہ ان کو ہدایات جاری کی گئی کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں، اور جو چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کا معاملہ ہے اس میں جنرل فیض حمید، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو نمبر 1 پہ لے جائے، یا کوئی بھی ایسا کچھ کریں کہ جو اپنا جنرل فیض حمید ہیں وہی جو وہ چیف آف آرمی اسٹاف تعینات ہو، اور اس کے بعد وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن جائے، اور ملک میں آپ یہ اس گروپ کا ایک میسیج آپ پڑھ لیں۔ اس میسیج سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ پاک آرمی میں، پاک فوج میں، ہمارے ملک کے اہم ترین ادارے میں، یعنی وہ ادارہ کہ جس سے ہماری ملک کی زمین کی، دھرتی کی، ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کا دفاع وابستہ ہے، ان میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور ان میں ایک پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور ایک بغاوت کا سا ماحول پیدا کر دیا گیا۔ ناظرین، میں حیران ہوتا ہوں کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے حوالے سے کہ ان کے جو کئی متنازعات ہیں وہ اس وقت تک سامنے آ چکے ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس حوالے سے کوئی بھی کارروائی نہیں کی جاتی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ افسران جو عمران خان کے جاسوس بنے ہوئے ہیں، یعنی ایک شخص کے جاسوس بنے ہوئے ہیں اور وہ ادارے میں تقسیم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کا راستہ روکا جائے اور قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنے دیا جائے، پر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا اور یہ بہت تکلیف کی بات ہے۔ تو بہرحال ناظرین، انشاءاللہ تعالی جیسا کہ پروسیس شروع ہو چکا ہے اور یہ پروسیس یقیناً کل شام تک مکمل ہو جائے گا، اور اس حوالے سے خواجہ آصف نے بھی بات چیت کی ہے جو شروع میں آپ نے دیکھی ہوگی، تو یہ سب چیزیں آپ کی سامنے رکھنی تھیں۔ تو ناظرین، اس وقت جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلام آباد میں افواہوں کا بازار بھی گرم ہے، اور افواہیں کہیں تھپڑوں کی گونج کی ہیں، افواہیں کہیں آصف علی زرداری کے جو ہے وہ مطلب اثر انداز ہونے کی ہیں، اور افواہیں اتحادی حکومت میں دراڑوں کی ہیں، اور افواہیں جو ہیں وہ پاک فوج اور حکومت کے ایک پیج پر نہ ہونے کی ہیں۔ اس طرح کی کئی افواہیں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ افواہیں، یہ سب کچھ ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو اس لیے جو شخص ان امور پر اپنی فضول کی تباہ آزمائی کر رہے ہیں اور بےہودہ قسم کے تجزیات پیش کر کے اور ہمارے ملک کے دفاعی ادارے اور حکومت میں تقسیم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بالخصوص ہمارے دفاعی ادارے میں تقسیم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ایک شٹ اپ کال دی جانی چاہیے۔ اگر چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر جس طرح پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، اس طرح اس تقسیم اور اس بغاوت کے معاملے پر بھی ایک پریس کانفرنس کر لیں
تاکہ لوگوں میں ایک اطمینان ہو اور ایک تسلی ہو کہ جو بھی ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل پروسیجر ہے اسی کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے، اور ایز پر میرٹ ہو رہا ہے، اور ایز پر سینیارٹی لسٹ ہو رہا ہے. اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر، یعنی اس کے حوالے سے جو بہت زیادہ افواہیں گرم ہیں کہ آصف زرداری کا اس پہ زور ہے، کیونکہ اپنا لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر صاحب جو ہیں، جب آصف علی زرداری صدر تھے تو یہ ان کے ملٹری سیکرٹری تھے. تو حتیٰ کہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر اس لسٹ میں 6 نمبر پر ہیں، اور لسٹ شارٹ لسٹ ہو کے 3 پر پہنچ گئی ہے، اور 3 میں سے بھی 2 سلیکٹ کر لیے گئے ہیں. تو یوں سمجھ رہے کہ اب جو 2 ہو گئے، باقی 4 جو تھے وہ اس لسٹ سے مائنس ہو چکے. تو اب کم سے کم افواہوں کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے تاکہ ہمارے ملک میں سیاسی انتشار پیدا نہ ہو سکے. اور 26 تاریخ کو عمران خان جو بدمزگی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، جو امن امان کی صورتحال خراب کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے خون خرابے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، عدالتوں کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. ایسا نہ ہو کہ کل بہت دیر ہو جائے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز